नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात। सबसे पहले वीएनएम के सभी व्यूअर्स को 27वें साल में जो मंगल प्रवेश वीएनएम का हुआ है, 26 साल आपने हमारा साथ दिया। अब जब 27वें साल में हमारा प्रवेश हो गया है, हमने अपनी जिम्मेदारियों को कुछ और गंभीरता से लेकर और मुद्दों पर भी हम बात करेंगे और नई नई चीजें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 27वें साल में भी लगातार आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे, ये आशा करती हूं। और आज मुद्दे की बात में बात होगी राहुल गांधी की। लोकसभा चुनाव 2024 पूरे हो गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद की जो परिस्थिति देश में पैदा हुई है, उसके चलते सियासत लगातार चर्चा में है और राहुल गांधी तो बहुत ज्यादा चर्चा में है। अब लोकसभा में आधिकारिक रूप से ऑपोजिशन लीडर, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया लोकसभा में, उसका जो जवाब दिया गया मंत्रियों की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, ये सारी चीजें बेहद चर्चा में है। और लोकसभा में जब उन्होंने ये भाषण दिया था, तब उन्होंने ये खुली चैलेंज की थी कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। तो राहुल गांधी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ लोकसभा में उन्होंने कह दिया था कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं। और गुजरात में हराने का उनका जो अभियान है, वो उन्होंने आज से शुरू कर दिया है। राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर आए और गुजरात में फिर एक बार उन्होंने जो कहा वो तो मैं आपको सुनाऊंगी ही, लेकिन उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राहुल गांधी ने जो आज कहा वो सुन लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर निकुल पटेल से बात करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी को गुजरात में कैसे लीड करने जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने फिर से आज ये दोहराया कि हम भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हराने जा रहे हैं। हाल ही में जब उन्होंने ये बयान दिया था, तब उसे थोड़ा सा ट्विस्ट देकर कांग्रेस के कार्यालय पर, अहमदाबाद में जो राजीव गांधी भवन है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ हिंदू संगठनों ने हमला कर दिया था, जिसका विरोध करने आज राहुल गांधी अहमदाबाद आए। साथ ही जो यहाँ के पीड़ित हैं, सूरत में तक्षशिला कांड हुआ था, राजकोट में हाल ही में टीआरपी गेम जोन का अग्निकांड, वडोदरा में हरणी बोट कांड हुआ था जिसमें मासूम बच्चे मारे गए थे, मोरबी में भी ब्रिज टूट गया था, वहां भी काफी लोग मारे गए थे। और उन सारे पीड़ितों से आज राहुल गांधी ने मुलाकात की और कहा कि जो नरेंद्र मोदी का विजन का जो गुब्बारा था, अब वो फूट चुका है और अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हरा सकती है। उनके भाषण के कुछ चुनिंदा अंश देख लेते हैं और उसके बाद ये कॉन्फिडेंस कहां से आया और गुजरात में इसका क्या असर होगा, उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं। कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना,
एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा सा छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। और नफरत से नहीं, मोहब्बत से आप देखना, मोहब्बत से हम इनको हराएंगे। कैसे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था, वो गुब्बारा जो था वो फट गया है, फटाक से वो फट गया है। आप सोचिए, पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी वहां बैठे, मैं यहां, और मैंने प्रधानमंत्री जी उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, तो अयोध्या कैसे हार गए? तो राहुल गांधी बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जैसे हमारा कार्यालय टूटा है वैसे हम आपकी सरकार तोड़ेंगे। डॉक्टर निकुल पटेल कांग्रेस पार्टी की ओर से जो स्पोक्स पर्सन है वडोदरा के, हमारे साथ मौजूद है। सर, राहुल गांधी ने संसद में आंखों में आंखें डाल के कहा कि आप लिख कर ले लीजिए, हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं, और आज यही बात उन्होंने दोहराई। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है गुजरात। 2 बार तो उन्होंने क्लीन स्वीप किया था और इस बार भी एक सीट लाने में सफल रही है, लेकिन अब राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जो वो बात संसद में कही थी उस पर एक्शन शुरू कर दिया है और फौरन एक्शन आया है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? सबसे पहले अगर हम देखें तो जिस तरह लोकसभा का चुनाव हुआ, तो प्रधानमंत्री अपने प्रचार में बोल रहे थे कि राहुल गांधी की जो उम्र है उससे भी कम सीटें आएगी जी। और जो विपक्ष है वो रहने नहीं वाला है। जिस तरह गुजरात में होता है हर बार, वैसा वो सोच रहे थे। लेकिन देश की जनता ने जिस तरह राहुल गांधी जी को सपोर्ट किया और जिस तरह पूरे देश के अंदर एक आंधी सा चला, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो लोगों के बीच में एक विश्वास संपादन किया, उसकी वजह से लोगों ने सोचा कि नहीं, मोदी की गारंटी से तो डेफिनेटली राहुल गांधी जी का न्याय अच्छा है। तो उसके हिसाब पे लोगों ने जिस तरह हमने देखा कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस को और उनके जो साथी पक्ष है उनको मिलके 230 प्लस सीट मिला जी। और जो प्रधानमंत्री 400 प्लस का दावा कर रहे थे वो 240 तक सीमित हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो विपक्ष, जो डेमोक्रेसी के अंदर जरूरत है वो मजबूत हुआ और लोगों ने जो विश्वास संपादन किया, तो राहुल गांधी जी ने सोचा कि मैं इस जो लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है, तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पोस्ट है उन्होंने एक्सेप्ट करके हमने देखा कि संसद के अंदर किस तरह सरकार जो पहले एक तरफ से ही काम करती थी, इस बार हम देख सकते हैं कि किस तरह संसद के पहले ही 2-3 दिन में पता चला कि विपक्ष क्या है। सरकार को हर एक चीज के लिए जवाब देना पड़ेगा। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पोस्ट पर जब राहुल गांधी है, तो हमने देखा किस तरह उन्होंने बताया कि देश में हिंदू किसे बोलते हैं। इन्होंने बताया कि जो हमारी संस्कृति है, सर्व धर्म संभाव या वसुदेव कुटुंबम, जो हमारा प्राचीन काल से एक ऐसे लोग हैं जो लोगों को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे की आदर भावना करते हैं, वो है। लेकिन जिस तरह संसद में आप ऐसा बोला, तो सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ वोट के टाइम पे हिंदुत्व का काम करती है, लेकिन जब वो आचरण में लाना है तो नहीं ला रही। तो ये बात जब उन्होंने बताई तो हमने देखा किस तरह पूरे देश में एक अराजकता का माहौल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और जिस तरह
राहुल गांधी ने संसद में बोला, उसी तरह का व्यवहार हमने अहमदाबाद में देखा, वडोदरा में भी देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर कांग्रेस के कार्यालय पर आके पत्थरबाजी किया। तो ये जो सब बातें हैं वो बता रही है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रधानमंत्री की जो गारंटीज है उसमें कहीं ना कहीं तकलीफ होने वाली है। और जो कॉन्फिडेंस के साथ राहुल जी अभी काम कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह बताया कि गुजरात के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो दिखाया गया था वो परिपूर्ण नहीं हो रहा है। आज गुजरात के अंदर जैसे आपने बताया कि तक्षशिला कांड हो या टीआरपी गेम जोन की बात हो या हरणी बोर्ड कांड हो, तो गुजरात के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे जो कायदा और व्यवस्था की बात है वो नहीं है, अधिकार राज हो गया है, सरकार की पकड़ जो है वो कम होती जा रही है, लोगों को तकलीफें बढ़ रही है। तो ये सब की बात लेकर राहुल गांधी जी आए हैं और हमने देखा कि जिस तरह पुलिस ने अहमदाबाद में कांग्रेस के जो एमएलए हैं और जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन किया और पुलिस कंप्लेन नहीं लॉन्च कर रहे थे, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल ने बखूबी बताया कि हम गांधी जी की राह पर चलने वाले लोग हैं, हम अहिंसा में बिलीव करने वाले लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जिस तरह कायदे को हाथ में लेके काम करने वाले नहीं है। तो वो फोर्स जो है, वो जो अहिंसा का फोर्स है, उसकी वजह से आज देखो कि पुलिस को एफआईआर भी लॉन्च करना पड़ा। आज जब राहुल गांधी जी आए और उन्होंने अपने प्रोग्राम में बोला कि मैं वासना पुलिस स्टेशन में जाके हमारे जो कार्यकर्ता है उनको मिलूंगा, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है उसने आनंद पानन में आके उन्होंने जुडिशियल कोर्ट में रजू करके जुडिशियल कस्टडी लेके उनको नहीं मिलने दिया। ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी जी का डर क्या है। आज राहुल गांधी जी अहमदाबाद में हैं, उन्होंने कार्यकर्ता से मुलाकात की और वो जो कॉन्फिडेंस और जो बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो उनका स्ट्रैटेजी प्लानिंग सब दिखेगा। और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में भी जिस तरह पूरे देश में टफ कंपटीशन दिया हमने, इस तरह गुजरात में भी हम आने वाले हर एक चुनाव में देंगे। चलिए, टफ कंपटीशन की बात हो रही है और राहुल गांधी लगातार अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डरो मत और डराओ मत। ये बात लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को डरा कर रखती है, देश के लोगों को डरा कर रखती है, लेकिन अब डरो मत और डराओ मत की राजनीति उन्होंने शुरू की है। लेकिन आज जो बात हुई है उस पर काफी सवाल उठे हैं क्योंकि पीड़ितों से मिले हैं। अब ये जो घटनाएं हुई है उसे काफी वक्त हो गया है, लेकिन अब जब राहुल गांधी उनसे मिले हैं तब उन पर सीधी लोगों की भावनाओं के साथ राजनीति करने के आरोप उन पर लग रहे हैं। उस पर तो मैं सवाल पूछूंगी ही, लेकिन गुजरात को क्यों चुना गया ये सबसे बड़ा सवाल है। निकुल जी, लोकसभा में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया ही है। कांग्रेस को यहाँ इस बार भी बहुत 10-11 सीट पर फाइट देने के बावजूद नहीं सफलता मिली है। तो राहुल गांधी ने कोई और स्टेट क्यों नहीं पकड़ा? उन्होंने गुजरात को क्यों टारगेट किया, लोकसभा में टारगेट किया और शायद सोच कर आए थे कि हम आपको हराएंगे, या फिर आनंद फानंद में कोई जवाब में वो बोल गए लेकिन अब वो उसे सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों गुजरात? बहुत सारे राज्य है जहां हो सकता है इंडिया गठबंधन को थोड़ी सी सफलता मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने गुजरात को क्यों चुना? हम देखते हैं कि जिस तरह देश की राजनीति में 2014 से हमने देखा कि गुजरात मॉडल के साथ देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रस्थापित हुई, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे मोदी सरकार में परिवर्तित हो गई और वो मोदी सरकार की मोदी गारंटीज में परिवर्तित हो गई। यानी पूरा एक मानवीय केंद्रित होकर पूरा सरकार चल रहा और वो जो है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। जो उनका जो पूरा कर्मस्थल था मोदी जी का वो गुजरात है और लोग बोलते हैं कि उनके जो चाणक्य है वो है अमित शाह जी, वो भी गुजरात से बिलोंग। तो पूरे जो गुजरात का मॉडल देश में प्रस्थापित करने की बात जो कि वो आज नहीं हो पा रहा और कई जगह पे आज जो तकलीफें है तो वो हो रही। और हमने देखा कि 2024 में वो मोदी सरकार हटकर एनडीए सरकार बन गई। तो ये जो लोगों के अंदर जो भावना है डेफिनेटली वो क्या हो रहा है कि गुजरात के अंदर भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच रही थी कि हम सभी सीट 5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन गेनीबेन ठाकुर चुनाव जीते। तो राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि
कोई भी क्षेत्र किसी का गढ़ होता है। जैसे हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती है कि रायबरेली और अमेठी वो तो पारिवारिक सीट है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोल रही है कि गुजरात तो हमारा गढ़ है, यहाँ पे हमको हराना नामुमकिन है। जो नामुमकिन को मुमकिन करने की जो राहुल गांधी ने बताया संसद के भवन में, तो आज जब देखो कि जिस तरह कांग्रेस कार्यालय पर एक अटैक जैसा हुआ और हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरह पुलिस उठा के लेगी कार्यालय में से, और वो बोल रहे डरो मत, तो वो डरो मत का जो काम है वो आज स्टार्ट किया है। और वो जो भावना है, वो भावना के साथ आज जब राहुल गांधी गुजरात में है, तो डेफिनेटली हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिस तरह काम होगा, लोगों के लिए न्याय की बात होगी, लोगों के मूलभूत अधिकार की बात होगी, तो वो बढ़कर होगी। और यही विश्वास के साथ शायद राहुल गांधी जी ने कहा होगा कि अब जो देश की राजनीति बदलेगी तो वो गुजरात से ही बदलेगी। गुजरात यानी कि मोदी और अमित शाह का होम टाउन, और गुजरात मॉडल को लेकर देश में गए थे, दिल्ली गए थे, और अब गुजरात मॉडल पर तो वैसे बहुत सारे सवाल उठ ही रहे हैं। और इसी बीच अब एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन ने गुजरात में मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने खासकर मोर्चा खोल दिया है कि गुजरात मॉडल, वैसे आज ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो गुब्बारा था उनके विजन का, वो अब फूट चुका है। गुजरात मॉडल पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और अब आने वाले दिन सियासत के गुजरात में शायद समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। वैसे आज पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, वहां गुजरात कांग्रेस स्टेट स्पोक्स पर्सन निशांत रावल भी मौजूद थे, और निशांत जी से भी हमने टेलीफोनिक बातचीत की और वहां के माहौल को जानने की कोशिश की। सबसे पहले राहुल गांधी जो पीड़ितों से मिले उस वक्त की तस्वीरों को देख लेते हैं, और उसके बाद निशांत रावल जी ने क्या कहा उस पूरे माहौल के बारे में और गुजरात की बदलती सियासत के बारे में। निशांत जी, आज राहुल गांधी लोकसभा में उन्होंने जो कहा है कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं, उस अभियान का कहीं ना कहीं प्रारंभ करने गुजरात दौरे पर आए, और आप भी अहमदाबाद में थे। किस तरह का माहौल वहां आज देखा गया जब राहुल गांधी आए? बिल्कुल मयूरिका जी, वीएनएम के माध्यम से मैं पूरे वडोदरा की जनता को और गुजरात की जनता को राहुल गांधी जी का बहुत ही अच्छा एक मैसेज था। उन्होंने जिस तरीके से अपनी भाषण में अयोध्या का नाम लेके और अयोध्या का रेफरेंस लेके उन्होंने बात की कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वालों ने वहां पे परिसर बनाने के नाम से, विकास के नाम से, वहां पे जो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के नाम से गरीबों के मकान तोड़ डाले, उनके जो दुकानें थी, छोटे मोटे व्यापारी, उनकी डाली और उनको रोड पे लाके खड़ा कर दिया। और आज दिन तक प्रधानमंत्री की तरफ से या तो वहां के मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया गया, जिसकी वजह से और उनके अहंकार की वजह से उनकी अयोध्या में हार हुई। वही अयोध्या वाली गुजरात में 2027 में होने जा रही है, ये बात निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं का अहंकार गुजरात में चरम सीमा पे है, वही अहंकार उनका भारत देश में भी चरम सीमा पे था, लेकिन वो टूट गया। और आज 234 सीट्स पे जब इंडिया गठबंधन और नियरली 100 सीटों पे कांग्रेस आके खड़ी है एक मजबूत विरोध पक्ष के नाम से, वही चीज गुजरात में रिपीट होगी 2017 में। आपको पता है, और राहुल गांधी जी ने भी इसका रेफरेंस दिया था, 2017 में हम लोग सिर्फ 16 सीटों की वजह से सरकार नहीं बना पाए थे, कुछ कच्चा कट गया था, लेकिन इस बार 3 साल बाकी है। 2017 में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 महीने, चुनाव के 3 महीने बहुत आगे की तरफ मेहनत की थी। अभी हमारे पास 3 साल का समय है, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने सिग्नल दिया कि वो खुद भी आएंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे आलाकमान के नेता और प्रियंका जी भी बार बार गुजरात के दौरे पे आएंगे, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को नई दिशा देने के लिए, और वो रास्तों पे हम चलेंगे। और हमें विश्वास है, आज हम नई एनर्जी से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने अपने सिटी में जा रहे हैं वापिस। हम लोग राजीव गांधी भवन थे और हमें विश्वास, हम जीतेंगे। निशांत जी, राहुल गांधी को अचानक ऐसा क्यों लगने लग गया है कि हम अब गुजरात जीत सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है गुजरात, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाना, आपको भी पता है, गुजरात के लिए कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। राहुल गांधी को अचानक ऐसा क्यों लगने लग गया कि हम अब गुजरात जीत सकते हैं?
मयूरिका जी, दो रीजन। पहला रीजन, आपको पता है कि जैसे आप गुजरात गढ़ की बात कर रहे हो, उससे बड़ा गढ़ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे वो प्रभु श्री राम के नाम से मत मांगते थे पिछले 10 लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो गढ़ अयोध्या हुआ करता था। अयोध्या हार गए। अयोध्या तो छोड़िए, अयोध्या के 100 किलोमीटर रेडियस वाली सारी सीटें हारे। पर जहां जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के कार्यकाल में जहां जहां पैर रखा है, रामेश्वरम से लेके, वो सारी सीटें बीजेपी वाले हारे हैं। इसका मतलब प्रभु श्री राम के नाम से जो उन्होंने मत मांगे वो जनता ने नकार दिया। लेकिन निशान जी, उत्तर प्रदेश की बात बहुत अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग है, और गुजरात की जो जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका झुकाव है, वो बहुत अलग है। नहीं, बिल्कुल मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। देखिए, भारत देश में मोदी ब्रांड डज नॉट एग्जिस्ट। जो मोदी ब्रांड 10 सालों में हुआ करती थी, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी खुद वाराणसी से सिर्फ 1.5 लाख के मतों से जीत पाए। और रहा सवाल गुजरात का, जो 10 सालों में ये लोग अहंकारी भाषा यूज करते थे, हम लोग 5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे, 26 से 26 सीटें जीतेंगे, उसमें तो कांग्रेस ने ब्रेक लगा दी। और राजकोट का बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है समझने के लिए कि जिस तरीके से राजकोट की जनता, जहाँ पे एमएलए भी अपने वडोदरा की तरह सारे एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, एमपी भी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन फिर भी कांग्रेस को साथ सरकार दिया। कांग्रेस के हमारे नेता रोड पे उतर के लोगों को लिफलेट बांटे कि भाई वहां पे जो अग्निकांड हुआ था उसके लिए हमें सज्जड़ बंद रखना है। और वो बंद रखने के लिए जो राजकोट की जनता ने हमें सपोर्ट दिया, दैट मीन्स अब यू टर्न गुजरात में हर जगह पे लगना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बोलूं तो 2022 में आम आदमी पार्टी भी गुजरात में लड़ी थी और कांग्रेस लड़ी थी, जिसकी वजह से वोट डिवाइड हो गए थे। और वो ना हो इसलिए राहुल गांधी जी स्पष्ट भाषा में बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। और लोगों का मूड चेंज हो रहा है मयूरिका जी, बिल्कुल चेंज हो रहा है। बनासकांठा सीट हम जिस दिन से जीते उस दिन से ये तय हो गया था। और पाटन और आनंद की सीट आपको पता है बहुत कम मार्जिन से हम लोग आ रहे हैं। तो ये ट्रेंड चेंज हो गया है अभी। जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सूरत तक्षशिला कांड को तो 5 साल हो गए, मोरबी कांड को भी बहुत ज्यादा वक्त हो गया, यहाँ तक कि राजकोट का अग्निकांड है, हरणी बोट कांड को तो वक्त हो ही गया है, राजकोट का अग्निकांड है उसको भी वक्त हो गया। तो अब राहुल गांधी को उन पीड़ितों से मिलने की क्या जरूरत लग गई? ये संवेदना वाली जो राजनीति की बात आज हो रही है उस पर तो सवाल उठता है कि अचानक राहुल गांधी अपने फायदे के लिए इन पीड़ितों से मिलने क्यों आ रहे हैं? मयूरिका जी, सबसे रिसेंट जो भारत देश में दो बड़े कांड हुए, एक राजकोट का अग्निकांड हुआ और हाथरस का हत्याकांड हुआ। वो दोनों जगह पे वो दोनों विक्टिमों को राहुल गांधी जी ने मिले और टाइम पे मिले। आपको पता है संसद चल रहा था, नई सरकार का फॉर्मेशन चल रहा था, कुछ चीजें, कुछ कमिटमेंट्स देश में देशव्यापी मुद्दों पे होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी तो चलो 1-1.5-2 महीने में आ गए ना, राजकोट की जो घटना हुई उसके 2 महीने में आ गए। प्रधानमंत्री जी उसके सामने 1.25 साल से मणिपुर में नहीं जा रहे। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में सिविल वॉर चल रहा है, मणिपुर में अशांति है। प्रधानमंत्री जी के पास तो 1.25 साल से टाइम नहीं है मणिपुर जाने के लिए। उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। राहुल जी तो आज आए, वो मोरबी के जो विक्टिम्स है उनको मिले, हरणी बोटकांड अपने वडोदरा के विक्टिम्स को मिले, हमारे आंखों के सामने मिले, राजकोट के विक्टिम्स को मिले और उनको न्याय दिलाने के लिए हम सबको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। और उनसे भी जो हो पाता है, अगर संसद में आवाज उठाना है तो वो उठाएंगे। वो प्रॉमिस करके गए, जो प्रॉमिसेस राहुल गांधी जी ने पिछले 10 सालों में ये देश को दी है वो निभा के दी है। लेकिन सामने प्रधानमंत्री जी ने तो मणिपुर हमारा स्टेट ही नहीं है, मणिपुर हमारा कोई राज्य ही नहीं है, ऐसी हालत बना के रख दी है। नहीं गृह मंत्री वहां पे जाते, नहीं प्रधानमंत्री वहां पे जाते, बस एक ट्वीट कर देते, 2-5 मिनट की स्पीच देते, बात खत्म हो गई। कितने लोग मर रहे हैं मणिपुर में। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो बहुत ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस भाषण को बालक बुद्धि करार दे दिया। उस पर क्या कहेंगे निशान जी आप? अरे प्रधानमंत्री जी जो बालक बुद्धि जैसे शब्दों का संसद में प्रयोग करते हैं, उन्होंने दिल्ली की एक डिजाइनर मीडिया के जो डिजाइनर पत्रकार है उनके सवाल पे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था, कौन राहुल? दिखा दिया ना राहुल गांधी जी ने। आपने और हमने सालों के बाद, इनफैक्ट 10 साल के की डेस्क तक रखने जाने के लिए राहुल गांधी जी को साथ में पड़ा था। ये
हमने 10 सालों के बाद 10 साल मीडिया भी तरस रही थी कि विरोध पक्ष मजबूत बने और कांग्रेस पार्टी भी तरस रही थी और देश की जनता भी तरस रही थी। तो प्रधानमंत्री का जो बचा खुचा अहंकार है, उनका मोस्ट ऑफ अहंकार तो ये लोकसभा के चुनाव में टूट गया है जी। बचा खुचा अहंकार है इसलिए है कि नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस की सरकार बनी है। हेम खेम करके वो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये सरकार ज्यादा महीनों तक टिकने नहीं वाली है जिस तरीके से अभी सरकार चल रही है। लेकिन अभी भी अगर ये अहंकार को छोड़ने की बात नहीं करेंगे और शिव भक्त राहुल गांधी जी ने जो संसद में भगवान महादेव का जो पिक्चर दिखाया था और उनके मूल्यों के बारे में चर्चा की थी, अगर वो मूल्यों का इम्प्लीमेंटेशन भारतीय जनता पार्टी अभी भी नहीं करना चाहेगी तो बद से बदतर परिस्थिति का निर्माण उनके लिए होने वाला है। कांग्रेस ने तो गेन करना शुरू कर दिया है मयूरिका जी। बहुत एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना आप देखने लगे हैं? पहले जो तैयार नहीं थे, क्या अब उस राह पर आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी? मयूरिका जी, अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का ऐसा कोई सपना होता तो 2004 में ही बन जाते। चलिए 2004 नहीं तो 2009 में बन जाते। मैच्योर नहीं थे, वो देश को भी पता है, सबने देखा है, लेकिन अब उन्होंने जो राह पकड़ी है वो अलग है। नहीं, देखिए, मैच्योरिटी का कोई समय नहीं होता, समय होता है रियल समय का। अब समय आ गया है देश की जनता को, क्योंकि जो वायदे लेकर बीजेपी 2014 में लड़ी, 2019 में लड़ी, आप मुझे बताइए 240 पे आ गई बीजेपी, 303 से 240 पे आ गई। उन्होंने हेम खेम करके सरकार तो बना ली, लेकिन जो समस्या है वो तो वहाँ की वहाँ है ना मयूरिका जी। आपने देख लिया ना, ये पिछले 15 दिन में सरकार बनने के 1 महीने में महंगाई कहाँ पे जाके खड़ी रही। दूध का भाव देख लीजिए, गैस का भाव, सीएनजी का भाव आसमान पे आ गया वापिस, वेजिटेबल्स का भाव। तो समस्याएं तो दूर नहीं हुई है भारत देश की। तो राहुल गांधी को ये लीड करना होगा ना कि मैं देश को लीड कर सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। क्या इसके लिए राहुल गांधी आगे आएंगे, तैयार होंगे? देखिए, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ऑफिशियल पोजीशन, आपको पता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में वो शैडो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, राइट। वो इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनका होता एक कैबिनेट मिनिस्टर जैसा होता है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए भी राहुल गांधी जी ने 2 दिन लगाए थे सोचने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी पद के लिए या होते के लिए काम करने वाले व्यक्ति है ही नहीं। उनको तो बहुत सारे चांस मिले जीवन में, लेकिन उन्होंने सारे चांस किसी और को दिए हमेशा। और ये परिवार ने, मैं तो पूरे गांधी परिवार की प्रशंसा करूंगा कि हमेशा उन्होंने सेक्रीफाइस ही दिया है देश के लिए। तो हमारी एज अ कांग्रेस कार्यकर्ता अगर आप मुझे पूछेंगे तो बिल्कुल हमारी ये इच्छा रहेगी कि राहुल गांधी जी आगे के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ये भारत देश की जनता और कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता की ये इच्छा है। चलिए निशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी से बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जब ये सवाल निशांत जी से मैंने पूछा कि क्या राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जरूर ये चाहेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और देश की बागडोर संभाले। निकुल जी, राहुल गांधी में ये जो चेंज आया है, वैसे भारत जोड़ो यात्रा से ही काफी चेंज देखने मिल रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों में जो इंडिया गठबंधन को सफलता मिली, उन्हें अन्य साथी दलों का साथ मिला और एक अलग अंदाज में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। क्या चीज है जो इतना कॉन्फिडेंस उनमें भर रही है? ये लोगों का जो विश्वास है उनमें, ये दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में वो किस तरह काम करेंगे। पिछले 10 सालों में केंद्र में हमने सरकार को देखा कि विपक्ष नहीं है उस तरह काम किया और वो बुलडोजर की राजनीति में बिलीव करते हैं। यानी अगर कोई पॉलिसी लाना है तो वो फ्लोर पे लाके बिना चर्चा के उसको बहुमति से पास करते हैं। तो ये जो पूरा जो सिलसिला चल रहा था उस पे रोक लगेगी। लेकिन राहुल गांधी की बहुत मजाक उड़ाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में, देश के सामने बहुत मजाक उड़ाई, बालक बुद्धि कहा। उन्होंने कहा कि एक छोटा बच्चा रोता है और रोने के लिए माँ कहती है कि चुप हो जा बेटा, तुझे ये दिला देंगे। उस तरह से उन्हें कुछ सीट्स मिल गई, देश की जनता ने उन्हें थोड़ा सा पसंद कर लिया। इस तरह से बहुत मजाक उड़ाई, यानी अभी भी कहीं गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी जी जब चुनाव 2024 का लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोल रही थी कि 2 लड़के क्या करेंगे। लेकिन हमने देखा किस तरह लोगों ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पे विश्वास संपादन किया और वो विश्वास के साथ जब हमें विपक्ष में इतनी मजबूती के साथ बिठाया तो राहुल गांधी जी गर्व से बोले हम खुश है कि हम विपक्ष में हैं। लोगों ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बाखूबी निभाएंगे। सरकार की मनमानी आने वाले दिनों में नहीं चलने वाली है और
जो विश्वास की बात कर रही है, तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पद है, संविधानिक पद, आज राहुल गांधी जी चाहे हाथरस में जाने का सोचे या गुजरात आने का सोचे या फिर देश में कहीं पे भी कोई पीड़ित को कुछ अग्निवीर का प्रश्न उठाए तो वो संवैधानिक रूप से उठा सकते हैं। तो वो उनको जो वो पद लिया है तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिया है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो अभी बहुत उम्र में छोटे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। देश को अभी जो जरूरत है, देश की जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल अगर कोई कर सकता है तो राहुल गांधी जी कर सकते हैं। इसीलिए हमने देखा कि कैंपेनिंग हो या मीडिया हो या कहीं पे भी हो, एक शब्द यूज किया जाता है, देश की आंधी राहुल गांधी। तो आने वाले दिनों में ये जो आंधी है वो मोदी जी की जो सरकार है या एनडीए की सरकार है या गुजरात में कहीं पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है तो उसको जो उखाड़ फेंकने की जो ताकत रखता है, क्योंकि वो सत्य के साथ चलने की बात कर रहे हैं, वो अहिंसा के साथ चलने की बात कर रहे हैं, वो देश के संविधान के साथ चलने की बात कर रहे हैं और हमने देखा है कि वो संविधान को साथ लेके चलते हैं। तो ये जो उनका जो कॉन्फिडेंस है और जिस तरह पूरे देश ने उनको समर्पण दिया है, तो ये लोगों की ताकत है जो उनमें विश्वास भर रही है। और आने वाले दिनों में ये लोगों को ही ताकत होगी कि जो आडंबर वाली सरकार है, जो सिर्फ सत्ता में रहने की सोच के साथ सरकार में है, जो बुलडोजर करके राजनीति करता है, वो सब का अंत आने वाला है। और देश में जो हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकशाही की बात करें, जहां लोगों का पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि हमने सरकार में काम होते हुए दिखा है कि किसी एक जन को विचार आया और रात को वो 8 बजे क्या होता है, किसी एक जन को विचार आया तो वो रातों रात पॉलिसी बन जाता है। ऐसा नहीं होता है। लोगों का विचार भी लेना लोकशाही में इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें विश्वास है आने वाले दिनों में जिस तरह राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, तो जिस तरह कांग्रेस काम करता है, तो हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा नतीजा भुगतना पड़ेगा और राहुल गांधी जी बहुत ही मजबूती से वो देश में काम करेंगे। चलिए, कितना काम मजबूती से कर पाते हैं ये देश देख रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने काफी सारे वादे किए थे, जिस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि अब आप उन वादों को कितना फुलफिल कर पा रहे हैं। सर, 8,500 रुपए देने का, सीधे अकाउंट में देने का वादा था, कहां तक पहुंचा वो वादा? सरकार में जैसे आते तो डेफिनेटली वो वादा फर्स्ट कैबिनेट में अप्रूव होता। देखो, कर्नाटका में गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, हमने वहां पे महिलाओं के लिए बसेस में फ्री जो किया था ट्रांसपोर्टेशन स्टेट में, वो इम्प्लीमेंट किया। वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी का हो गया है ये, हाँ हो गया जी। वहां पे आप पूछ सकते हैं कि जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में है उसमें महिलाएं जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 200 यूनिट तक का जो हमने दिया था वो भी अभी इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। वैसे तेलंगाना में रिसेंटली आपने देखा कि फार्मर्स का जो लोन था, वो कर्ज था, उसको माफ किया। तो ये सब बातें सरकार में आने के बाद होती है। इवन मैं अभी बोलूंगा कि हमने ये भी कहा था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, क्योंकि हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, खुद की सत्ता बचाने के लिए लोगों को अपने साथ ले जाती है, तो उसको भी हमने अमेंडमेंट का गारंटी दिया है, न्याय की बात की है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या एनडीए की सरकार है तो डेफिनेटली हम प्रपोजल रखेंगे कि ये हमने प्रपोज किया था, इसका लॉ आना चाहिए। जिस तरह हम देख सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2013 आज देश के अंदर लोगों को जो अन्न मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को 5 किलो खाद्य धान मिल रहा है, वो यूपीएस गवर्नमेंट में जो बिल आया था उसके तहत मिल रहा है। आप कोई भी उस पे चले जाइए तो वहां पे ये तहत ही मिल रहा है। राइट टू एजुकेशन बिल, तो आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिल कांग्रेस लाई है जो आज इम्प्लीमेंट आपने बहुत कुछ किया और उसका अमलीकरण हो रहा है, लेकिन खटाखट 8,500 रुपए देने की बात थी, वो क्या आने वाले दिनों में, चलो अभी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में फायदा मिल सकता है? डेफिनेटली सरकार में हम आएंगे तो वो तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि न्याय का एक 2019 में भी एक बात हुई थी कि 7,000 रुपए की कुछ। इसी तरह हम सोचते हैं कि जो भी पैसा लोगों का है, तो अगर जिस तरह वो लोअर इकोनॉमी में जाएगा तो वो पैसा सर्कुलेट होगा और देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जिस तरह 2009 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने जिस तरह मनरेगा स्कीम लाके लोगों के हाथ में पैसा दिया था, तो हमने दिया कि वो हम सरवाइव कर सके। तो ये सोच के साथ हमने ये पॉलिसी डिजाइन की थी और हमें विश्वास है कि अगर हम सरकार में रहेंगे तो खटाखट क्या जो हम बोले वो सब होगा।
चलिए एक सवाल और पूछ लेती हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको हराएंगे। अब ये कौन से चुनाव की बात है? लोकसभा चुनाव तो अब खत्म होने के है, विधानसभा चुनाव को अभी काफी 2, 2.5, 3 साल का वक्त है। ये कौन से चुनाव की बात है जहां वो कह रहे हैं कि अब हम, मतलब वो 5 साल आगे की सोच कर चल रहे हैं, 5 साल का जो पूरा मिशन है वो लेकर चल रहे हैं? विधानसभा की बात हो रही है कि अब जो स्थानीय निकाय के चुनाव आएंगे वहां की बात हो रही है? भारतीय जनता पार्टी तो 2047 की बात करती है, विकसित भारत की। और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं आने वाले चुनाव, यानी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित कर लेना है कि आने वाला कोई भी चुनाव होगा उसमें कांग्रेस जो है वो उनको सक्षमता पूर्वक, जैसे लोकसभा के चुनाव में हमने टफ फाइट दिया और हमने जो बात कही वो रखी लोगों के बीच में, लोगों के मूलभूत अधिकार की बात की, और वही बात लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे। वो चाहे महानगर पालिका के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, या आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हो, या देश में कोई भी चुनाव रहेगा, तो हम राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम वो भारतीय जनता पार्टी के सामने वो चुनाव को वो इजीली अब ना ले। चलिए एक आखिरी सवाल के साथ पूरा करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी को गुजरात में खासकर बात करूं तो मृतपाय माना जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह का अभाव देखने मिल रहा था, लेकिन अब जब राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बैकअप दे रहे हैं, आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं आता रहूंगा, मेरी बहन आती रहेगी और कांग्रेस पार्टी के नेता आते रहेंगे। कितना कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह इससे बढ़ता है? आज उन्होंने साफ कहा कि 50% ऐसे हैं जो मानेंगे कि हम जीत रहे हैं, 50% ऐसे हैं जिनको अभी भी शायद डाउट है, उन्हें हमें वो मानने के लिए मजबूर करना है। तो जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का, कितना बिल्टअप हुआ है? पिछले 30 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, और लोगों के बीच में हमने देखा है कि जो विश्वास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो फीफल हो रहा है। अभी जब बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की, तो डेफिनेटली पिछले जो चुनाव थे उसमें विधानसभा का हो या फिर कॉरपोरेशन का हो, तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव रहे तब भी लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस को बहुत कम सीटें आएगी, राहुल गांधी जी को सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री जितने वोटों से जीते वाराणसी से, उनसे डबल मार्जिन से राहुल गांधी जी वायनाड और रायबरेली दोनों से जीते। तो वो जो कॉन्फिडेंस, लोगों का जो विश्वास है कांग्रेस पे, वो बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह पूरे देश का रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश से रिजल्ट आया है, तो वो जो माहौल है वो कंटिन्यू होने वाला है। और गुजरात की जो जनता है उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम जो विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दे रहे हैं, वो उनका जो विजन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये सब बातों को लेकर हम आने वाले दिनों में लोगों के बीच जाएंगे, और डेफिनेटली हमें विश्वास है, हमारे कार्यकर्ता में एक उत्साह बढ़ा है कि ये जो उत्साह है उसको कंटिन्यू और मोटिवेशन करने के लिए राहुल गांधी जी ने आज बोला है कि मैं रेगुलर आता रहूंगा, गुजरात को फोकस करूंगा। हमारे जो शक्ति सिंह गोयल जी है प्रदेश प्रमुख, वो भी एक्टिवली सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं। हमारा पूरा जो संगठन है उसमें सभी जिले के जो प्रमुख है वो भी एक्टिवली अभी सब लोग अपना उत्साह दिखा रहे हैं। तो ये जो लोकसभा का रिजल्ट है उससे पूरे गुजरात की कांग्रेस में भी एक नया जोश और नया उत्साह आ गया। इवन हम जो प्रवक्ता हैं जो हर रोज टीवी पे जाके बोलते थे, तो उनका भी अगर आप भाव देखें तो एक जोश और जुनून का दिखता है। आपके पास जवाब देने के लिए अब काफी कुछ आ गया है। चलिए निकुल जी, क्या रहेगी गुजरात की सियासत आने वाले सालों में, उस पर तो नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमारी बातचीत की। नमस्कार। तो गुजरात में राहुल गांधी कितने कामयाब होते हैं ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि इतनी खुली चैलेंज जब उन्होंने दे दी है कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं, किस बलबूते पर दी है ये तो बहुत डिबेटिकल है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हमने अप्रोच किया था कि राहुल गांधी आज आए हैं, उसके मायने आपके जहन में क्या है, लेकिन उन्होंने शायद इस पर बात करना उचित नहीं समझा। लेकिन आने वाले दिनों में राहुल गांधी अगर लगातार यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उन्हें गुजरात में भी सीरियसली लेना पड़ेगा, जैसा सीरियसली अब लोकसभा में और राष्ट्रीय स्तर पर लिया जा रहा है। रोज शाम 8 बजे मुद्दे की बात आप मेरे साथ देख सकते हैं, जहां तरह तरह के मुद्दे मैं आपके लिए लेकर आती हूं। रोज रात 8 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ते रहें। यूट्यूब चैनल है VNM TV का, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM TV का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये बातें वो हैं जो हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हर नागरिक इस लोकतंत्र का
हिस्सा है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।